करता हूँ। ठीक। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस था और आज के दिन उन्होंने नागपुर में एक रैली की जहां उनके एक प्रमुख नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में है। क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस विचारधारात्मक रूप से अभी बहुत स्पष्ट है और वो भाजपा के सामने एक अलग तस्वीर प्रस्तुत कर रही है या कुछ घालमेल भी है? देखिए, अगर कांग्रेस अकेले भाजपा से लड़ रही होती तो उस वक्त ये बात कही जाती कि वो विचारधारात्मक रूप से भाजपा की विचारधारा से टकरा रही है, तो बात समझ में आती। भाई कांग्रेस तो बार बार राहुल गांधी तो इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे थे, तो क्या इंडिया गठबंधन की विचारधारा कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा को इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मानेंगे? जैसे डीएमके है द्रमुक, वो तो कांग्रेस की विचारधारा उसकी विचारधारा नहीं है। उसके नेताओं के बयानों से तो हमेशा ही इंडिया गठबंधन में संकट पैदा होता है और कांग्रेस को भी बगलें झांकनी पड़ती हैं। क्षेत्रीय दलों की विचारधाराएं अलग तरह की विचारधाराएं हैं, अलग तरह का रवैया है, उनके मुद्दे अलग तरह के हैं पूरी तरीके से। दूसरे, जब वो कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि ये लोगों को न्याय जो है वो इंडिया गठबंधन ही दिला सकता है, यही तो राहुल गांधी ने कहा है ना कि लोगों को न्याय इंडिया गठबंधन ही, इंडिया अलायंस ही दिला सकता है। तब तो उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए कि इंडिया गठबंधन आखिरकार कौन सी वो आवाज होगी इसमें सारे इंडिया गठबंधन के घटक दल एक आवाज में बोलेंगे। वो एक आवाज कहां से आएगी? क्या उसका स्रोत कोई एक विचारधारा होगी? देखिए, मेरी अपनी समझ ये है कि गठबंधनों की कोई विचारधारा नहीं होती। पार्टियों की विचारधाराएं होती हैं, संगठनों की विचारधाराएं होती हैं। गठबंधन तो अल्पकालीन उद्देश्यों से बनाए जाते हैं और उनके अंदर तो एक न्यूनतम कार्यक्रम के ऊपर सहमति होती है। वही न्यूनतम कार्यक्रम उनका उसके आधार पर वो राजनीतिक कार्रवाई में उतरते हैं। उसी न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर वो जनता से कहते हैं कि भाई हम इनको हटाएंगे तो हम आएंगे और हम आपको ये देंगे। तो वो न्यूनतम कार्यक्रम नहीं बनाया है इन्होंने अभी तक, और वो क्यों नहीं बनाया है ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। मेरा तो मानना ये है कि पहला काम अभी से नहीं, कम से कम 3 महीने, जब ये इंडिया गठबंधन बना था तो पहला काम इंडिया गठबंधन सोचा था इन लोगों ने बनाने के लिए, उसी वक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम की रूपरेखा बना लेनी चाहिए थी और पहली दूसरी मीटिंग में ही उसको बुला के पारित करा लेना चाहिए था। बहुत आसान काम था ये। मैंने तो कई कांग्रेस के नेताओं प्रवक्ताओं से कहा कि बता दीजिए इसमें क्या कठिनाई है आपको, हमें तो नहीं बता पाए। मैंने उनसे कहा कि भाई सोनिया गांधी ने 9 मुद्दे दे दिए हैं आपको, वो 9 मुद्दे ऐसे हैं, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि ये मुद्दे हमें पसंद नहीं है। उसके बाद में आप क्षेत्रीय दलों से पूछ सकते हैं, वो भी अपने अपने मुद्दे उसमें जुड़वा देंगे। 9 की जगह 18 मुद्दे हो जाएंगे, 28 मुद्दे हो जाएंगे, 38 मुद्दे हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें प्राथमिकता क्रम से उन मुद्दों को लिख दिया जाए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो जाएगा। एक 19 सूत्री है, 20 सूत्री है, 25 सूत्री कार्यक्रम बन सकता है और उस कार्यक्रम के आधार पर सारे लोग जो हैं वो एक आवाज में बोलें लोकसभा चुनाव तक, तब एकता दिखाई पड़ेगी। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में एक रहस्य का विषय है। अभी तक तो मैं समझता था भाई अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई देखिए, हमारा लोकतंत्र जो है एक असंतुलन का शिकार हो गया है। सरकारी पार्टी केवल 38% वोटों के आधार पर जीवन और संस्थाओं के हर क्षेत्र के ऊपर पूरी तरीके से छा गई है। उसने पूरे राजनीतिक विमर्श का सरकारीकरण कर दिया है। सरकार ही सब कुछ है। ये बात सही है कि लोकतंत्र में सरकार देश की सबसे बड़ी एजेंसी होती है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, सबसे ज्यादा हथियार होते हैं, दंड देने की शक्ति होती है, देश और समाज को एक पूरी दिशा में ले जाने का इसके संसाधन होते हैं, ये सब बातें होती हैं। लेकिन अगर आप डिस्कोर्स का और विमर्श का भी सरकारीकरण कर दें, लोगों के मानस का, चिंतन का, हर चीज का सरकारीकरण कर दें और उस सरकारीकरण पे जो चूल से चूल मिला के ना चले, मतलब जो है उसको बुरे शब्दों में याद करें, उसको देशघाती कहें, उसको गद्दार कहें, उसके लिए कानूनों का हवाला दें, उसके पीछे सरकारी एजेंसियों को छोड़ दें, तब तो बहुत भयानक स्थिति बन जाएगी। वैसी स्थिति तकरीबन बनी हुई है। अब
आम लोगों पे अगर आम लोगों से अगर वोट मांगने जाएगा विपक्ष, और विपक्ष कहेगा भाई लोकतंत्र खतरे में है, तो इससे आम जनता उसको वोट नहीं देगी। अगर वो कहेगा अभिव्यक्ति आजादी खतरे में है, अगर वो कहेगा साहब मीडिया को पूरी तरीके से खरीद लिया गया है, तो ये लोगों को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं। कुछ एक लोगों को छोड़ के, बहुत ही मतलब मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के, हमारे आपके जैसे लोगों को छोड़ के, जो लोकतंत्र को कई नैतिक मूल्यों पर परखते हैं, कुछ किताबी अंदाज में सोचते समझते बात करते हैं, उनको छोड़ के आम लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है। आम लोगों को दिलचस्पी तो इसमें होगी कि भाई जब नरेंद्र मोदी को ये हटाने वाले लोग जो हैं, हटाने का दावा करने वाले लोग जो हैं, किसको लाएंगे और क्या लाएंगे, क्या देंगे, किस उम्मीद में लोग विपक्ष को वोट दें, वो उम्मीद कहां पे है? क्या वो उम्मीद उस न्याय नामक शब्द में है जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं? तो वो न्याय का पैकेज क्या है? कैसे लोगों तक वो उम्मीद पहुंचेगी जिससे लोग आपको देखना शुरू करें कि ये लोग हैं जो भाजपा का विकल्प बन सकते हैं? तो कम से कम भाजपा के वोट तो नहीं टूटेंगे उससे, भाजपा के वोट हैं, लेकिन जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं वो कम से कम एक मंच पे आ जाएंगे। यही सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए, चुनाव में आप जीतते हैं हारते हैं ये तो मई में पता चलेगा, लेकिन आप चुनाव बढ़िया तरीके से लड़िए ना। अभी तो ऐसा लग रहा है विपक्ष ने मान लिया है कि वो चुनाव बस लड़ेगा। गुजरात जैसा नहीं दिखना चाहता विपक्ष, गुजरात में चुनाव लड़ा ही नहीं था, उस किस्म का नहीं दिखना चाहता है। या मायावती ने उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में जो आचरण किया था, चुनाव लड़ते हुए ही नहीं दिख रही थी, ऐसा वो चाहता है कि ऐसा ना लगे। इस तरह की गतिविधियां कर रहा है, लेकिन बढ़िया पराक्रम से चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रहा है। जबकि कांग्रेस इन 3 राज्य विधानसभाओं का चुनाव हार जरूर गई है, मतलब आप तेलंगाना को जोड़ लीजिए, एक चुनाव उसने जीता भी है। इन 3 राज्य विधानसभाओं का चुनाव कांग्रेस बड़े अच्छे तरीके से लड़ी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत कमजोर तरीके से और पराजय की मानसिकता से चुनाव लड़ा हो। ठीक है, वो चुनाव हार गई है, कहीं वो मामूली हारी है, कहीं ज्यादा हारी है, लेकिन उसने अपने पिछले जब वो चुनाव जीती थी 2018 में, उसके वोट प्रतिशत को उसने मोटे तौर पे कायम रखा है। यानी कांग्रेस के खाते से उसका वोट गया नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये लोकसभा चुनाव में आप जम के लड़ेंगे, ये स्थिति भी होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मुझे थोड़ी निराशा भी होती है और थोड़ा अफसोस भी होता है। ये क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन की राजनीति में भी महारत हासिल नहीं कर पाई है? यूपीए नहीं भाई, 1 ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा कि 2004 से पहले जब चुनाव होने वाला था, तो सोनिया गांधी ने एक चुनाव पूर्व गठबंधन कर लिया था। वो तो इतनी कुशल साबित हुई थी कि चुनाव पूर्व गठबंधन ही कर लिया था और उस चुनाव के बाद भी गठबंधन किया उन्होंने सरकार बनाने के लिए। तो जो यूपीए था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था, वो चुनाव पूर्व चुनाव बाद किए गए गठजोड़ों का एक समीकरण था, और वो बहुत कामयाब रहा। उसने 10 साल तक देश में हुकूमत की। आखिरी 2-3 सालों में अगर इन्होंने बाजी न गंवाई होती, पूरी यूपीए गठबंधन जो है आखिरी 1-1.5 साल में पूरी बाजी हार गया। यानी 2013 से 2012 से लेके और 14 के बीच में ये बाजी हार गया। मुझे बहुत सोच के आश्चर्य होता है कि किस तरीके से उन्होंने उस बाजी को अपने हाथ से निकल जाने दिया। तो ये जो आज एक बसपा के सांसद है, उनका भी एक बयान आया कि वो मायावती आ सकती हैं, मायावती को आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें। तो हो सकता है वो अपने मन से भी बयान दे रहे हों, लेकिन क्या इस तरह की चीजें जो हैं वो मायावती को आकर्षित कर सकती हैं इंडिया से जुड़ने पर? जो व्यक्ति ये शर्त रखेगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, तब तक वो गठबंधन में नहीं आएगा, वो गठबंधन के लायक है भी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो परिस्थिति की गंभीरता को समझ नहीं रहा है और बहुत ही ओछे किस्म की सौदेबाजी करने में लगा हुआ है। मायावती, जिनका प्रभाव क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बिरादरी के ऊपर है, केवल अगर वो ये कहें कि साहब उसके आधार पे उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, तो अगर गठबंधन के सारे लोग तैयार हैं तो कोई बात ही नहीं है। हमारे आपके कहने से होता क्या है? लेकिन आप सोचिए, इस प्रकार के प्रस्ताव के पीछे मायावती ने प्रस्ताव नहीं रखा है, उसके एक सांसद ने रखा है। मैं मायावती की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार के अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है आता है उनकी तरफ से, तो इस प्रस्ताव के पीछे की जो मानसिकता है, वो मानसिकता तो विपक्षी एकता को कहीं नहीं ले जा पाएगी।
एक अगर हम कांग्रेस की बात पर वापस आएँ, तो कांग्रेस के ऊपर जो ये बार-बार एक चस्पा हो चुका है पिछले 30 सालों में और उसका आधार भी काफ़ी कम हुआ है, कि वो आम तौर पर मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी काफ़ी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, उससे चिपका हुआ है? आप जरा एक बात सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार करती है और हम लोगों ने उसका मुस्लिम तुष्टीकरण जैसी शब्दावली हम लोगों ने भी सीख ली है। हम भी उसी के जरूरत के मुताबिक इस प्रकार की बातों पर विचार करने लगते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि केवल अगर मुसलमानों के ही वोट उसे इन 3 राज्यों में मिलते तो कांग्रेस कहाँ होती? आप ये सोचिए ना, तेलंगाना में केवल जब तक कांग्रेस को हिंदुओं के वोट जम के नहीं मिलते, तो कांग्रेस अपना 40%, 41% का वोटिंग आधार कैसे कायम रख पाती? तेलंगाना का चुनाव कैसे जीत पाती? कर्नाटक का चुनाव वो कैसे जीतती? हिमाचल प्रदेश का चुनाव वो कैसे जीतती? ये सब भाजपा का लगाया हुआ ट्रैप होता है। इसमें समीक्षक लोग फंस जाते हैं कि कांग्रेस मुसलमान मुसलमान कांग्रेस को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा द्वारा दी गई शब्दावली में हम लोग मान लें कि अब कांग्रेस तुष्टीकरण वाली पार्टी है या नहीं है। कांग्रेस जहां चुनाव जीतती है वहां हिंदू कोई भी हर पार्टी देश में हिंदू वोटों से चुनाव जीतती है। मुसलमान वोट उसमें केवल आनुषंगिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हिंदू वोटों से चुनाव जीतती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जितने चुनाव जीता है वहां तो मुसलमान वोट ना के बराबर है पंजाब में। और पंजाब में कांग्रेस चुनाव जीतती थी तो मुसलमान वोट वहां होते ही नहीं थे, वहां पे ना के बराबर होते थे। इसलिए ये भाजपा द्वारा तैयार किया गया वितंडा है। अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करें उसके मौजूदा नेतृत्व के बारे में, तो क्या हम ये कुछ कुछ चीज़ों की शिनाख्त कर सकते हैं जो 2014 के बाद कांग्रेस में अच्छी हुई हैं? मैंने सोचा तो मुझे लगा कि शायद नेहरू गांधी परिवार से अलग किसी व्यक्ति का अध्यक्ष बनना एक सकारात्मक कदम है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस में बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं। 2014 में जब कांग्रेस चुनाव हारी थी, उसके बाद 2019 में चुनाव हारी और राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया, उसके बाद से कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया था। लेकिन उस कांग्रेस के ग्राफ को 2-3 चीजों ने रोका गिरने से। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना था, भारत जोड़ो यात्रा थी और उसके बाद में ये जो उन्होंने ओबीसी के ऊपर जोर देना शुरू किया, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक है, अभी ओबीसी वोट इन 3 राज्यों में कांग्रेस को उतना नहीं मिला जितना उसे अपेक्षा थी। भाजपा को ज्यादा ओबीसी वोट मिला है, लेकिन अगर वो उसके ऊपर फोकस देते रहे तो ये परिस्थिति बदल भी सकती है। अभी जी। हाँ। आज के दिन में भी कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी और आज के दिन में भी नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर काफ़ी चर्चा रही, गहमा-गहमी रही। और जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो इस टेक को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है कि ललन सिंह इस्तीफ़ा देने वाले हैं और नीतीश कुमार जाने वाले हैं वापस एनडीए की ओर। आपको क्या लगता है कि इसकी कोई संभावना है, इसकी चर्चा करने की ज़रूरत है या पूरी तरीके से देखिए, अफ़वाह? ललन सिंह का इस्तीफा हो सकता है, मैं भी मानता हूं, और नीतीश कुमार अध्यक्षता अपने हाथ में ले सकते हैं, हुँ, लेकिन वो एनडीए की तरफ जाने वाले नहीं है। जो प्रस्ताव तैयार उन लोगों ने किया है, खबर ये है कि नीतीश कुमार ने उसमें अपने विशेष आग्रह से एक पैरा जुड़वाया है, जो पूरी तरीके से भाजपा विरोधी पैरा है। हुँ, उसमें उन्होंने कहा है कि जब भी हम गरीबों की बात करते हैं, जब हम पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, समाज के दबे पिसे लोगों की बात करते हैं, तो ये बीजेपी वाले सनातन का सवाल लेके आ जाते हैं। हुँ, ये नीतीश कुमार ने उसमें पैरा जुड़वाया है। हुँ, तो नीतीश कुमार अभी कोई एनडीए की तरफ जाने वाले नहीं है। ये सब उनका दुष्प्रचार है। हुँ। एक जो इस बातचीत की शुरुआत में भी बात आई कि जो सीटों का बँटवारा है, एक बहुत ही गंभीर मसला ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए बना हुआ है। तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? हर कोई अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, अहम है या फिर अव्यावहारिकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, सीटों का बंटवारा जब तक हो नहीं जाता तब तक ऐसा ही लगता है कि वो काफी जटिल है। हुँ, लेकिन उसके लिए जब बातचीत शुरू होती है तो समस्याएं सामने आती हैं, कुछ समस्याएं उलझी हुई होती हैं, वो थोड़ा लेन देन करके वो समस्याएं दूर, सारे सभी जगह सीटों का बंटवारा इसी तरह होता है। हुँ, अभी भाजपा और एनडीए के बीच में जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें भी आप देखिए क्या नहीं होता है। आप जो महाराष्ट्र में गठजोड़ है उसमें सीटों के बंटवारे में भाजपा में झंझट नहीं होगा क्या? हुँ, या बिहार में जो भाजपा का गठजोड़ है उसमें सीटों के मामले में झंझट नहीं होगा क्या? हुँ, सब जगह सीटों के मामले में विवाद होगा।
हुँ, इसी तरह एनडीए इंडिया गठबंधन में सीटों के मामले में विवाद होगा। हुँ, सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत अखिलेश यादव है, दूसरे हुँ, नंबर की ताकत मायावती है, हुँ, तीसरे नंबर की ताकत कांग्रेस हुँ, है, या तीसरे नंबर की ताकत आप कह सकते हैं आरएलडी है, जयंत चौधरी का राष्ट्रीय हुँ, लोकदल, फिर हुँ, कांग्रेस आती है। हुँ, सब लोगों को उनके हिसाब से सीटें दी जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा, लेकिन सवाल ये है क्या वो प्रक्रिया घटित हो रही है। आज का दिन और निकल गया, हम और आप बात कर रहे हैं, बात करते करते आज का दिन निकल गया, हुँ, एक दिन और कम हो गया। हुँ, पिछली बार 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो हर एक दिन निकलता चला जा रहा है। हुँ। तो ये भी हो सकता है कि चुनाव अगर पहले हो जाए तो इन लोगों के लिए और ज़्यादा संकट की स्थिति पैदा हो जाए। 1 महीना पहले अगर ये नरेंद्र मोदी चुनाव कर दें, हो नहीं, एक सकता है। महीना पहले क्यों करेंगे, वो मार्च में चुनाव की घोषणा होगी। हुँ, मार्च में चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव तय शेड्यूल के आधार पे होगा। हुँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे पीछे करने की जरूरत है। इस हुँ, वक्त भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो जीत की तरफ बढ़ रही है तेजी के साथ, हुँ, और बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी को ये भी लग रहा है कि ये लोग कोई खास एकता नहीं बना पाएंगे। हुँ, थोड़ी बहुत कहीं एकता होगी ऐसी बिखरी हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी परास्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी को चिंता कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी को चिंता है बंगाल में। उसको लगता है बंगाल में हम सीटें खो सकते हैं। भाजपा को चिंता है महाराष्ट्र में, वहां सीटें खो सकते हैं। तेलंगाना में चिंता है, कर्नाटक में चिंता है, बिहार में चिंता है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा को लगता है कि उसकी सीटें कम हो सकती हैं, हुँ, और इन 5 राज्यों में अगर कोई विपक्ष ने ज्यादा जोर मार दिया और अच्छी तरह से चुनाव लड़ गया, तो सीटें इतनी कम हो सकती हैं कि कहां से उन सीटों की भरपाई होगी। और हुँ, अगर सोचिए, भाई मैं सी वोटर के एक बुद्धिजीवी हैं बत्रा साहब, और उनकी यंग युवा है, उनका विश्लेषण सुन रहा था, मेरे साथ थे एक हुँ, चैनल पे कार्यक्रम में। हुँ, उनका कहना ये था कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के उन जगहों में जहां भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है, वहां भी विपक्ष अगर कुछ सीटों को चुन ले और उन्हीं पे फोकस करे, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कुछ हजार का पिछली बार अंतर था, वो विपक्ष भाजपा से छीन सकता है। अगर थोड़ी बहुत 4-4, 5-5 सीटें भी विपक्ष छीनेगा, तब भी भाजपा के लिए इन सीटों की भरपाई करने की भी कोई जगह नहीं है। हुँ। तो जो ये कहा जाता है कि भाजपा एक सैचुरेशन पॉइंट पर है और जिस दिन आपने भी कहा था कि उसका नए क्षेत्रों में विस्तार नहीं हुआ है, हाँ, तो इस नहीं लिहाज हुआ से है। ये माना जा सकता है कि कहाँ भाजपा हुआ था? संकट में है। देखिए, नए क्षेत्रों में विस्तार नहीं हुआ है भाजपा का। हुँ, दक्षिण भारत में बिल्कुल विस्तार नहीं हुआ है। जो उसके इलाके थे, कर्नाटक वगैरह, वहां भी चुनाव हार गई, और वहां पे भाजपा पुराना प्रदर्शन करने के लिए उसको मन मार के ही देवगौड़ा के साथ समझौता करना पड़ा है। हुँ, अब देवगौड़ा को सीटें भी देनी पड़ेंगी उससे, हुँ, अपना वोट भी देवगौड़ा को ट्रांसफर कराना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाजपा को। बिल्कुल। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।